नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी पीआईसी जम्मू में आप सबका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि लास्ट 2 सेशन से हम ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड लिमिटेशंस क्या हैं। फिर उनसे रिलेटेड कुछ हमने एमसीक्यूज किए हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से मेथड्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है तो हमें कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक तो अब इनको नोट डाउन कर लो, दूसरा फिर मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे जो है ये पॉइंट हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं इन शॉर्ट बता दूं कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम यहाँ पे जो है अमाउंट के 2 कॉलम बनाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेज होते हैं उन्हीं को यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। इसलिए जब हम ये लिस्ट तैयार करते हैं तो उसमें हम अमाउंट के 2 कॉलम बनाते हैं। एक होता है डेबिट बैलेंस का कॉलम, एक होता है क्रेडिट बैलेंस का कॉलम। तो जितने भी यहाँ पे हमारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेज होते हैं उनमें जो डेबिट बैलेंस वाली आइटम्स होती हैं उनका अमाउंट हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस के कॉलम में रखते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं उनका जो अमाउंट है हम क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है उन दोनों को टोटल करके जो है आपस में मैच किया जाता है कि यहाँ पे दोनों का टोटल बराबर है कि नहीं है। अगर वो मैच कर जाता है, टोटल बराबर आता है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं है। बट अगर वो टोटल बराबर नहीं आता तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी एरर हुई है, प्लस माइनस में गलती हुई है। फिर हम उस गलती को ढूंढ के यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिर हम यहाँ पे जो करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैं यहाँ पे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। अब इसका यहाँ पे जो प्रॉपर वे है इसको प्रिपेयर करने को क्या है कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन जो है वो हम जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसका वहाँ से लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं। फिर लेजर अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं और उन अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। बट इतना लेंथी क्वेश्चन आपको वो पूछेंगे नहीं, इसलिए हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ऑलरेडी दिए होंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो भी हमें लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए होते हैं उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। दैट मीन्स ये आपको खुद पता लगाना है कि जितने भी हमें लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं उनमें किस किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या किस किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा? अगर आपने यहाँ पे जो है लेजर अकाउंट ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब आपको आसानी से यहाँ पे ये समझ आ गया होगा अब तक कि किन किन अकाउंट्स के यहाँ पे डेबिट बैलेंस होते हैं और किन किन अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। फिर भी इन केस कोई दिक्कत है तो ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। अब देखो, इसमें नंबर 1 मैंने क्या दिया है, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस। मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे लेजर अकाउंट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करें, मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक इसकी क्लासिफिकेशन करें तो 5 टाइप के अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 टाइप के अकाउंट्स हैं। इनमें जो एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे उनका हमेशा यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है। बेशक आप यहाँ पे लेजर में देख लीजिएगा, जितने भी हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं इनके यहाँ पे जब भी कोई बैलेंस निकलेगा तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी लाइबिलिटीज, हमारी कैपिटल और हमारी जो इनकम्स होती हैं उनका हमेशा यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस होता है, उनके अकाउंट्स का हमेशा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ही निकलते हैं। जब भी निकलेंगे क्रेडिट बैलेंस ही निकलेंगे, या तो बैलेंस होगा तो क्रेडिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे जो है इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज या कैपिटल या इनकम्स के अकाउंट है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें ध्यान देने वाली कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जब हमारा अकाउंट ईयर क्लोज होता है तो हम देखते हैं कि जितने भी हमने यहाँ पे जो है गुड्स परचेज किए थे
उनमें से कितने गुड्स जो है वो अनसोल्ड रह गए। तो जो भी हमारा अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है वो हम अकाउंटिंग क्लोज होने के टाइम करते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करनी होती हैं, ठीक है। उस समय देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कितना रह गया, उसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि जो भी हमारा अनसोल्ड स्टॉक है वो हमारी एसेट होती है, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना होता है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नॉर्मली हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते हैं, ठीक है। यानी कि उससे पहले ट्रायल बैलेंस जो है बन चुका होता है, इसलिए जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो उसको आपने टोटली इग्नोर करना है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता क्योंकि आमतौर पे इसकी वैल्यूएशन ट्रायल बैलेंस के बाद की जाती है। बट कई बार हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन जो है पहले कर लेते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन पहले कर रखी है उस केस में ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है, ठीक है। उस केस में हम इसको ट्रायल बैलेंस में एज ए एसेट शो करते हैं। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी वैल्यूएशन पहले हुई है कि बाद में हुई है। सिंपल से इसमें यहाँ पे आपने देखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड आपको दे रखी हैं, इनके बैलेंसेस अगर आपको दे रखे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो चुकी है। क्योंकि बिना क्लोजिंग स्टॉक के ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं ना परचेजेस एडजस्टेड, ठीक है। तो अगर ये दो आइटमें आपको दे रखी है, दोनों में से कोई भी आइटम अगर आपको दे रखी है तो दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो चुकी है। उस केस में आपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लेना है, बट ओपनिंग स्टॉक उस केस में नहीं आता क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज एडजस्टेड के अंदर इंक्लूड होता है, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक हम अलग से नहीं लेते। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं हुई है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए उस समय फिर क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं डालते हैं, उस केस में हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो उसमें शो होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अभी तो कैसे यहाँ पे इनको ट्रीट करते हैं। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इन पॉइंट्स के बारे में ताकि आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाओ, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लो। तो फिर हम यहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इनको। तो चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इनको मैं मिटा देता हूँ। तो पहले कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर का आता है, इसके बाद लेजर फोलियो का, इसके बाद दो कॉलम आपके अमाउंट के आएंगे। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जो है किसी पर्टिकुलर डेट को बनता है। जैसे हमने यहाँ पे 31 दिसंबर को बनाया है तो यहाँ लिख देते हैं एज ऑन जो भी डेट होगी। 31 मार्च को बनाया है तो एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर डेट को बनता है तो जो भी डेट होगी वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आता है पहले आपका सीरियल नंबर, ये आगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें लेजर फोलियो कि जिस आपने लेजर अकाउंट का बैलेंस लिया है वो कौन से पेज नंबर से लिया आपने लेजर के, यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखना होता है। फिलहाल यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं। तो ये आ गया डेबिट बैलेंस रुपीस और ये आ गया क्रेडिट बैलेंस। जो भी डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है उनका अमाउंट डेबिट बैलेंस में और जो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट है उनका अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें यहाँ पे कुछ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो इसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो अब हमें इसमें ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करना है। तो जितने भी ये बैलेंसेस हमें दे रखे हैं अकाउंट्स के वन बाय वन हम लेते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आ गया नंबर 1 परचेजेस, ठीक है।
अब देखो मैंने आपको बताया अभी कि जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंसेस दिए होंगे लेजर अकाउंट के, उसमें नहीं बताया गया होगा कि ये इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको ये खुद पता लगाना है कि ये इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अब ये कैसे पता लगेगा? अभी मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हमें यहाँ पे ये अकाउंट दे रखे हैं, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, उसके मुताबिक फिर आपको पता लगेगा कि इसका जो बैलेंस है वो डेबिट है कि क्रेडिट का है। तो जितने भी हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और जितनी हमारी लाइबिलिटीज, इनकम और जो कैपिटल के अकाउंट है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि इन्हीं को लेके ही हम यहाँ पे जो है आसानी से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस आ गया परचेजेस। अब परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है तो दैट मीन्स इसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट के कॉलम में आएगा 1 लाख। नेक्स्ट स्टॉक। अब देखो ये स्टॉक दिया है, कौन सा स्टॉक है? लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2018। ओपनिंग डेट का जो स्टॉक होगा वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे जो है अपने ट्रायल्स में डालते हैं। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक जो है ये एज ए एसेट हमारी यहाँ पे ट्रायल्स में आता है क्योंकि बिगनिंग का ये स्टॉक है, तो यानी कि बिगनिंग की हमारी एसेट है। सिर्फ यहाँ पे उसी केस में ये नहीं आएगा अगर हमारा क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो चुकी है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक तो हमें डालना ही डालना है, ठीक है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के केस में नहीं, अगर क्लोजिंग स्टॉक की हमने वैल्यूएशन कर रखी है तो उस केस में फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो स्टॉक भी हमारी एसेट है, इसलिए यहाँ पे इसका बैलेंस कहाँ गया? डेबिट साइड। नेक्स्ट नंबर 3 सेल्स। सेल जो है हमारी इनकम है, इनकम का जो बैलेंस है वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड 1,50,000। ऐसे ही नंबर 4 सन्ड्री डेटर्स। जो सन्ड्री डेटर्स हैं, डेटर्स हमारी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस इसलिए डेबिट में 20,000। बस इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है जितने भी बैलेंसेज हैं उनको यहाँ पे डालते जाएंगे। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कॉलम है वो सही चूज करो, जो डेबिट वाला वो डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। नंबर 5 सन्ड्री डेटर्स के बाद गया डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, अगर इनकम है तो क्रेडिट 2000। नंबर 6 वेजेस। वेजेस हमारा एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में 5000। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं है। मशीनरी, मशीनरी हमारी एसेट है तो अगर एसेट है तो डेबिट में 70,000। नंबर 8 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब देखो कोई भी अगर हमारा प्रोविजन होता है, किसी भी टाइप का अगर हमने प्रोविजन बनाया, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन क्या होता है? अब देखो अगर हमारे यहाँ पे कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस है, यानी कि कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है, या कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर्ड होने वाला है जिसका अमाउंट सर्टन नहीं है, पता नहीं कितना अमाउंट इनकर्ड होगा, तो हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल के हम अलग रख लेते हैं कि अगर आने वाले टाइम में ये लॉस होगा या ये एक्सपेंस इनकर्ड होगा तो हम यहाँ पे उसको यहाँ से पूरा करेंगे, उसकी भरपाई हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस का प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेज या एक्सपेंसेस हैं उनके लिए पहले ही तैयारी करके रखो, उनके लिए पहले ही प्रोविजन क्रिएट करके रखो। तो जो भी हमने फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेज या एक्सपेंसेस जिनका अमाउंट सडन नहीं है, उसके लिए अगर हमने यहाँ पे पहले ही तैयारी करके रखी है, पहले ही उसके लिए कुछ प्रॉफिट, कुछ इनकम हमने अलग सेपरेट रखी है उन एक्सपेंसेस या लॉसेस को मीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजन जो होता है ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनकम अर्न करती है वो किसके लिए अर्न करती है? ओनर के लिए। वो इनकम उसने ओनर को देनी होती है, और जब तक वो इनकम ओनर को नहीं पहुंचती है, बिजनेस के पास ही पड़ी है, तो एक तरह की वो बिजनेस की लाइबिलिटी है ओनर के लिए, ठीक है। तो इनकम किसी भी रूप में पड़ी है, प्रॉफिट किसी भी रूप में पड़ा है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी ही होती है, चाहे वो प्रोविजन के रूप में पड़ा है, चाहे वो रिजर्व के रूप में पड़ा है। तो कोई भी प्रोविजन या रिजर्व होगा वो बिजनेस की लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी है उसका बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। इस चीज का ध्यान रखना। अब प्रोविजन जो है वो डिफरेंट लॉसेज या एक्सपेंसेस के लिए हम बनाते हैं, तो ये अलग चैप्टर है, तो वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल इतना समझ लो कि प्रोविजन कोई भी है, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो हमेशा हमारी लाइबिलिटी होती है। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये एसेट की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है,
ठीक है, कि फ्यूचर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है यहाँ पे किसी एसेट की, उसके लिए हम यहाँ पे ये प्रोविजन मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। 9 ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का क्या मतलब है कि जो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा जो है बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो बिजनेस से अगर पैसा विड्रॉ किया है तो इसका मतलब एक तरह से बिजनेस ने ओनर से ये पैसा लेना है, तो बिजनेस की ये एसेट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट, इसलिए डेबिट में 10,000। जैसे डेटर से पैसा लेना है, ऐसे ही ओनर ने जो पैसा निकाला है एक तरह से उसने लेना है, तो इसलिए इसकी एसेट, तो डेबिट साइड। नंबर 10 रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स को हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका बैलेंस कहाँ आएगा, अब देखो सेल हमारी इनकम होती है। ठीक है, सेल हमारी इनकम होती है। अगर हमने यहाँ पे किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किए हैं और वो कस्टमर हमें गुड्स वापस कर देता है, इसका मतलब हमारी इनकम रिड्यूस होगी, तो एक तरह का हमारा लॉस। तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न का जो बैलेंस होगा हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस। याद रखना, सेल इनकम क्रेडिट, अगर उसकी रिटर्न है तो ऑपोजिट साइड डेबिट, क्योंकि रिटर्न का मतलब हमारी वो इनकम कम होगी, एक तरह से में वो लॉस हुआ है, तो डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ड आ गया 2000 डेबिट में। ऐसे नंबर 11 रिटर्न आउटवर्ड। जैसे रिटर्न इनवर्ड जो है डेबिट में, ऐसे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेज रिटर्न, कि हमने यहाँ पे अपने सप्लायर को गुड्स वापस किए। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, परचेजेस एक्सपेंस है, और जब उसमें से कुछ गुड्स हम वापस करेंगे इसका मतलब हमारा वो एक्सपेंस कम हो रहा है, एक तरह का हमारा गेन। इसलिए परचेजेस का जो बैलेंस है वो डेबिट में, उसकी रिटर्न का क्रेडिट में। तो इसलिए रिटर्न आउटवर्ड जो है इसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस 1000। ठीक है, नंबर 12 सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स का मतलब जिससे हमने उधार लिया है, अपने सप्लायर से हमने उधार लिया है, उनका जितना पैसा देना है तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। ये आ गया 15,000। जब तक ये पेमेंट नहीं करते अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर्स को, ये हमारी लाइबिलिटी रहती है। नेक्स्ट कैश एट बैंक। जो हमारा बैंक बैलेंस है या कैश इन हैंड है, ये हमारी एसेट है। तो अगर एसेट है इसका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस ₹20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि प्रोविजन कोई भी होगा वो सीधा हम यहाँ पे वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है किसके लिए बनाया जाता है, कि अगर हमें डाउट है कि जो हमने अपने डेटर्स को क्रेडिट दिया है, कस्टमर को उधार दिया है, उसमें से यहाँ पे कुछ पैसा वापस नहीं आएगा, हमारा यहाँ पे जो है लॉस हो सकता है, उस लॉस को हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले ही तैयारी करके रखते हैं। अगर हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोविजन कोई भी है ये हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में। नेक्स्ट बैड डेट्स। अब जो बैड डेट्स हो चुके हैं ये हमारा लॉस है, तो लॉसेज और एक्सपेंसेस जो है इसका हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस 1000। फिर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारी एसेट है, और एसेट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस 2000। नेक्स्ट कैपिटल। और कैपिटल जो है इसका भी हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ये भी बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है 1 लाख। बस अब इसको टोटल कर देना है। अब दोनों साइडें अगर मैच कर जाती हैं, बराबर आती हैं, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जो है अकाउंट्स के अंदर कोई भी मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है। और अगर ये मैच नहीं करती तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब इनको टोटल करके देख लेते हैं। 40, 45, 55, 75, ये आ गया 2,80,000। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। ये भी आ गया 2,80,000। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जो लेजर अकाउंट है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमारा यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर गया है। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता। ठीक है, मैच नहीं करता तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है।
ठीक है, गलती हुई है। या ये भी हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस हमें नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ पता लगानी है कि भाई किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस इसमें मिस तो नहीं कर गया। अब वो कैसे पता लगेगा? इसमें हमें जो अकाउंट्स होते हैं इनको हमें यहाँ पे जो है इनका रिलेशन चेक करना होता है। मतलब कुछ कॉमन अकाउंट हैं जिनका बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है और अगर आपका ट्रायवल्स मैच नहीं करता तो इसका मतलब इनको बैलेंस करके जो आएगा वो आपने उस अकाउंट के सामने डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे परचेजेज रिटर्न दिए हैं, परचेजेज रिटर्न दिए हैं तो परचेजेज भी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको परचेजेस का बैलेंस नहीं दिया है, इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो परचेजेस का ही होगा, तो आपने उसको परचेजेस के सामने डाल देना है। यानी कि यहाँ पे परचेजेस लेके बैलेंस करना है, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके जो डिफरेंस आएगा परचेजेस के सामने डाल देना है। ठीक है, क्योंकि परचेजेस जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो उस केस में यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी होगी, डेबिट छोटी होगी। अगर यहाँ पे सेल रिटर्न दिया हुआ है, सेल नहीं दी है, तो दैट मीन्स सेल रिटर्न तभी होगी जब सेल हुई होगी, तो सेल नहीं दी है तो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, सेल। ऐसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कैपिटल नहीं है तो डिफरेंस कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ड्राइंग्स नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगी, ड्राइंग्स। तो ये कुछ कॉमन अकाउंट होते हैं जिनके बैलेंस हमारे पास होने चाहिए। अगर उनसे रिलेटेड कोई दूसरी आइटम क्वेश्चन में दे रखी है तो इसका मतलब जो मिसिंग फिगर है वो वही अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी मान लो आपको सारे बैलेंसेस दे रखे हैं, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे ट्रायल्स मैच नहीं करता तो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर मिस्टेक हुई है, कहीं प्लस माइनस की हमने गलती की है। तो हमें यहाँ पे जो है पहले उस मिस्टेक को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना है, उसके बाद फिर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। बट कई बार क्या होता है कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी हम यहाँ पे जो है एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं पता लगता कि गलती कहाँ हुई है। और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो टाइम पे प्रिपेयर करनी होती हैं, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें टाइम पे प्रिपेयर करनी है और गलती का पता नहीं लग रहा, उस केस में हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डिफरेंस आता है उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का मतलब कि अगर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसका पता नहीं लग रहा है ये कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, तो उसको हम यहाँ पे जो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल के अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और जब भी हमें यहाँ पे अपनी एरर का पता लगता है तो उसी सस्पेंस अकाउंट के जरिए उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो यानी कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वहां से निकाल के जिस अकाउंट का वो बैलेंस होता है उसमें ट्रांसफर करके सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता और अगर हमें यहाँ पे जो है एरर का पता नहीं लगता तो फिर हम यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, सस्पेंस का मतलब ये है कि पता ही नहीं है, सस्पेंस है कि बैलेंस जो है किस अकाउंट का है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई एक बैलेंस हमें नहीं पता है, मान लो बैड डेट्स का नहीं पता है। ठीक है, बैड डेट्स नहीं है। अब अगर बैड डेट्स नहीं है तो हमारा यहाँ पे जो ये बैलेंस है ये मैच नहीं करेगा। हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी और डेबिट साइड हमारी छोटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 2,80,000 था, अब 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब पता नहीं लग रहा कि डिफरेंस क्यों आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और ये 1,000 यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से अपने ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और जब हमें यहाँ पे अपनी एरर का पता लगता है तो इसी सस्पेंस अकाउंट के जरिए उसकी रेक्टिफिकेशन होती है। ये भी अलग से चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये उसमें आता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के मद्देनजर आपको ये पूछा जा सकता है कि सस्पेंस अकाउंट में हम यहाँ पे जो है कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है अपना कंप्लीट ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें पॉइंट कवर किए हुए हैं, तो ये भी आपको करवा देता हूँ। तो उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई नया पॉइंट नहीं रह जाता है। तो मतलब कुल मिला के ट्रायल बैलेंस आपका यही है। तो पहले कॉलम बना लेते हैं।
ये आ गया आपका ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, और ये आ गया आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो इसमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, तो अब इनकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। अब देखो सबसे पहले उसने दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया कि जो हमने प्रोडक्ट बेचा है उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए अगर इसका बैलेंस दिया है तो इसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। तो नंबर 1 हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट है तो डेबिट में 1,50,000। ठीक है, इसके बाद हमें दिया हुआ है इसने क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए ही मेन आपको मैंने क्वेश्चन ये करवाया है। मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में ही कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हम ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे जो है शो नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली ट्रायल बैलेंस जो है ये हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम इसमें शो नहीं करते। अगर हमने ट्रायल बैलेंस पहले बनाया हुआ है तो कई बार क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हमें नीचे दी होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में, उसको हमने टोटली इग्नोर करना है। बट अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रखी है, उसके बाद अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर करेगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। अब पता कैसे लगेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो चुकी है कि नहीं, यानी कि अगर नीचे भी दिया हो तो पता कैसे लगेगा कि इसकी वैल्यूएशन पहले हुई है कि बाद में हुई है। उसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड दिया है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमने पहले कर रखी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड ये तभी निकलती है जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। यानी कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, फिर इसमें परचेजेस ऐड करते हैं। परचेजेस कौन से, नेट परचेजेस, यानी कि रिटर्न वगैरह माइनस करके। उसके बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके ही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड आती है। तो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है। इसलिए क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेजेस एडजस्टेड दिया है तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी हम वैल्यू कर चुके हैं उसकी, उस केस में वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर देने का मतलब यही है कि इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। बट कई बार हो सकता है आपको यहाँ पे उसने सीधे अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना के दिया हुआ है, ना उसने लिखा है कि ये डेबिट है क्रेडिट है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में है। अगर इनमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया होता उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती थी ये पता लगाने में कि क्लोजिंग स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उस केस में हमने देखना है कि इन बैलेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड अगर है तो ये दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हम यहाँ पे वैल्यूएशन उसकी कर चुके हैं। तो एज ए एसेट जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उस केस में फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आता। जैसा मैंने अभी आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन चुका है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक जो है वो उसमें नहीं लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है तो वो अलग से यहाँ पे एज ए एसेट जो है इसमें आएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एज ए एसेट हमारी यहाँ पे आएगी, तो अगर एसेट है इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, तो ये आ गया 40,000। अब ये जो क्वेश्चन आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है, इसमें उन्होंने अपनी मर्जी से डेबिट क्रेडिट किया हुआ है, बट हमें इनमें नहीं जाना। हमें ये देखना है कि अगर ये अकाउंट है तो इसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए। अब देखो इसने क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट में डाला हुआ है, डेटर्स भी क्रेडिट में डाला हुआ है, जबकि ये एसेट्स हैं और इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो ये ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट है, इसको हमें करेक्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे खाली अकाउंट देखना कौन कौन सा है, उसका बैलेंस कौन सा होना चाहिए, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, इनके ऊपर नहीं जाना आपने। तो नेक्स्ट नंबर 3 आ गया डेटर्स। अब जो डेटर्स है ये भी हमारी एसेट है। अब देखो इसका बैलेंस उसने क्रेडिट में दिया है, जबकि डेटर्स का हमेशा यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये हमारी एसेट है। तो ये आ गया 60,000 डेबिट में। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, जिसको हमने यहाँ पे जिनसे हमने उधार लिया है उनको हम क्रेडिटर्स बोलेंगे, लाइबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए। ये आ गया 30,000। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स, एसेट है तो हमेशा इसका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस 50,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक लिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया तो ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं आता, तो ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो है इसका डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ पे इसने क्रेडिट में दिया क्वेश्चन के अंदर, बट इसका डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट में। ऐसे ही सेल, सेल हमारी इनकम है, इनकम जो है हमेशा क्रेडिट में आती है तो ये क्रेडिट में। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल जो है इसका भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है तो ये क्रेडिट में 90,000। लो जी, बन गया हमारा ट्रायल बैलेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात थी वो थी क्लोजिंग स्टॉक की, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब परचेजेस एडजस्टेड आया है तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में लेते हैं, उस केस में ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं, रीजन आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब इनको टोटल कर देते हैं, दोनों साइडें बराबर आएंगी। ये आएगा 3,20,000, 3,20,000। लो जी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब जितने भी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ, एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो जो ट्रायल बैलेंस है उसको बनाने के लिए हमारे दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। याद रखना इस चीज़ को, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। बट हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के लिए बैलेंस मेथड को ही प्रेफर करते हैं। अब टोटल मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि टोटल मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे लेजर अकाउंट होते हैं उनका जो डेबिट साइड का टोटल होता है और जो क्रेडिट साइड का टोटल होता है उन्हीं को लेके अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं टोटल मेथड। यानी कि टोटल मेथड में हम यहाँ पे बैलेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें लेजर अकाउंट के टोटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, अब कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो करेंगे, डेबिट साइड का टोटल है वो करेंगे, तो वो दोनों टोटल हम यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस में ले लेंगे। उस केस में यहाँ पे डेबिट का यहाँ लिखते हैं हम डेबिट टोटल, यहाँ लिखते हैं क्रेडिट टोटल, और जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट का टोटल होगा वो डेबिट में डालेंगे और जो क्रेडिट का टोटल होगा वो क्रेडिट में डालेंगे। इस तरीके से जिस जिस अकाउंट का यहाँ पे जो जो टोटल होगा, चाहे वो डेबिट है चाहे क्रेडिट है, वो यहाँ डाल के फिर उसको हम टोटल करते हैं। उस केस में भी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एंट्री अगर एक जगह डेबिट में है तो दूसरी जगह वो कहाँ होगी, क्रेडिट में। इसलिए यहाँ पे सभी लेजर अकाउंट का जो डेबिट टोटल होता है वो क्रेडिट टोटल के बराबर आना चाहिए। तो टोटल मेथड हम ये करते हैं। ठीक है, बट ये मेथड जो है हम कम इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकली जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो बैलेंस मेथड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को यूज करके हम यहाँ पे जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और टोटल मेथड में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी अकाउंट है तो उसके दोनों साइड का टोटल होगा। कई बार एक ही साइड का टोटल होता है, दूसरी साइड खाली होती है, तो जिसका एक साइड का टोटल आपने एक साइड का लेना है, जिसकी दोनों साइड का टोटल होगा वो दोनों साइडों का टोटल आपने लेना है। जैसे परचेजेस हैं, परचेजेस का तो हमेशा डेबिट ही आएगा, तो परचेजेस का हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल होगा, क्रेडिट साइड उसमें खाली होगी। सेल, उसका क्रेडिट साइड का टोटल होगा, डेबिट साइड खाली होगी। तो जिसका एक साइड का टोटल है उसका एक साइड का लेना है, जिसका दोनों साइड का है उसका दोनों साइड को लेना होता है। ठीक है, तो टोटल मेथड में हम इतना ही करते हैं और प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल हम कम ही करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम यहाँ पे जो ट्रायल्स बनाते हैं वो बैलेंस मेथड से बनाते हैं, और बैलेंस मेथड को यूज़ करके किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दो मैंने यहाँ पे इसमें क्वेश्चन लिए हैं और पूरी डिटेल इसमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने याद रखनी है कि जो एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ही हमारे पास होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट इसमें नहीं होता। एसेट्स और एक्सपेंसेस, लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम्स के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो उनको लेके आपने इसमें चलना है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपका ट्रायल्स मैच नहीं करता तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, या आपका यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। और अगर यहाँ पे बैलेंस गिवन नहीं है तो उसको आपने पहले ढूंढना है कि कौन से लेजर अकाउंट का बैलेंस आपको नहीं दिया है। उसके लिए आपको बताया कि आपने लिंक जोड़ के देखना है कि कौन सा ऐसा अकाउंट क्वेश्चन में दिया है जिससे रिलेटेड दूसरा अकाउंट वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा अकाउंट मिस होगा तो जो मिसिंग फिगर है तो वही आपने उस अकाउंट के सामने लिख देनी है।
और अगर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं गलती है। तो जो भी डिफरेंस होगा फिर आपने वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है, ताकि हम यहाँ पे टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें। और जब हमें गलती का पता लगता है तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट के जरिए उसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ट्रायल बैलेंस के बाद की जाती है। बट अगर यहाँ पे जो है उसकी हम वैल्यूएशन पहले कर चुके हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल्स में आएगा, उस केस में ओपनिंग स्टॉक नहीं आता। और पता कैसे लगता है, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड दिया है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो चुकी है। उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस मिलेंगे एज ए एसेट, फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आता। जबकि बाकी केसेस में ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ठीक है। तो ये था यहाँ पे सारा ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो अब अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर जो है हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मेरे को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले सेशन में एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।